नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके नामी चंद नाइक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन का कि राजस्थान में कितने किसान आंदोलन हुए हैं, किस किस समय पे हुए हैं और कहाँ पे हुए हैं। तो देखो, किसान आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखो, हमें संघर्ष करना है, अपनी मंजिल को पाना है, अपने लक्ष्य को निगाहों में रखना है। देखो, किसान आंदोलन की बात करते हैं तो किसान आंदोलन के अंदर हम पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। हम पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन दोस्तों, बिजोलिया जो किसान आंदोलन था, ये किसान आंदोलन दोस्तों भारत का एक सबसे बड़ा किसान आंदोलन था और ये सबसे ज्यादा समय से चला था। इसका समय था दोस्तों 1897 से 1941। ये आंदोलन 1897 से स्टार्ट होकर 1941 तक चला था। अगर बात करें, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था, तो दोस्तों ये आंदोलन चला था 44 वर्षों तक। ये आंदोलन 44 वर्षों तक चला था। देखो, सबसे बड़ा आंदोलन था, अधिक समय तक चला था। दोस्तों ये जो संपन्न हुआ था, ये 3 चरणों में संपन्न हुआ था। 3 चरणों में ये संपन्न हुआ था। 3 चरणों में, ठीक है दोस्तों। 3 चरण दोस्तों याद करेंगे तो प्रथम जो चरण था वो था दोस्तों 1897 से 1915। प्रथम चरण दोस्तों चला था 1897 से 1897 से 1915 तक। दूसरा चरण की बात करें दोस्तों तो द्वितीय चरण चला था। द्वितीय चरण 1916 से स्टार्ट हुआ था और 1922 तक चला था, ठीक है दोस्तों। तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण चला था 1923 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों और ये चला था 1941 तक, अंतिम चरण यहाँ तक। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से स्टार्ट होकर 1941 तक चला था, 44 वर्षों तक चला था, 3 चरणों में संपन्न हुआ था। प्रथम चरण दोस्तों 1897 से 1915 था, द्वितीय चरण 1916 से 1922 था, तृतीय चरण 1923 से 1941 था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखो इसका प्रथम चरण चला था दोस्तों 1897 से 1915 तक। प्रथम चरण की दोस्तों बात करते हैं, सन 1897 से 1950 तक चला था, 1915 तक। देखो दोस्तों, बिजोलिया जो है ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था और भारत का प्रथम ऐसा आंदोलन था जिसमें अहिंसात्मक तरीके से किसानों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। देखो, प्रथम चरण की बात करते हैं तो देखो दोस्तों, एक भीलवाड़ा का एक गांव था। भीलवाड़ा का एक गांव था जिसका नाम था गिरधरपुरा। कौन सा था? गिरधरपुरा। दोस्तों भीलवाड़ा का एक गांव था गिरधरपुरा और यहाँ पे एक धाकड़ जाति की जाट हुआ करती थी। धाकड़ जाति का एक जाट था गंगाराम धाकड़। दोस्तों गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु के बाद यहाँ पे कोई मृत्यु भोज का आयोजन किया जा रहा था। कहाँ पे? यहाँ पे मृत्यु भोज का आयोजन किया जा रहा था, मृत्यु भोज, ठीक है। मृत्यु भोज का यहाँ पे
आयोजन किया जा रहा था, उस समय क्या हुआ, जो लगाने थी, जो जमीन पे जो कर लगता था, लगान था, भूमि लगान था, जितने भी कर लगते थे उनके बारे में यहाँ क्या हो रही थी, चर्चा हो रही थी, जिसमें हजारों किसान एकत्रित थे। यहाँ पे कौन थे, किसान एकत्रित थे। तो किसानों ने एक क्या कहा, किसानों ने साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, सीताराम दास, साधु सीताराम दास ने विचार विमर्श किया और सीताराम दास के नेतृत्व के अंदर दो व्यक्तियों को चुना गया। किसको चुना गया था, दो व्यक्तियों का, एक तो नानजी पटेल था, नानजी पटेल, और एक ठाकरी पटेल, ठाकरी पटेल। साधु सीताराम दास के द्वारा दो व्यक्तियों को चुना गया, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को चुना गया। इन दोनों को एक शिकायत पत्र लिख के, क्या लिख के, शिकायत पत्र लिख के, शिकायत पत्र, और जो समस्त करों से संबंधित जितने भी जुर्म थे उनके पत्र में जिक्र करके इनको कहाँ भेजा गया था, इनको भेजा गया था उदयपुर। कहाँ भेजा गया था, उदयपुर। उदयपुर दरबार लगता था फतेह सिंह का, उस समय शासक था उदयपुर का फतेह सिंह। इसको फतेह सिंह के पास भेजा गया शिकायत पत्र लेके। तो यहाँ से फतेह सिंह ने क्या किया, फतेह सिंह ने एक राजस्व अधिकारी नियुक्त किया। एक राजस्व अधिकारी कौन था, हामिद हुसैन, हामिद हुसैन को नियुक्त किया। अब देखो, सीताराम दास ने जब नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को जब फतेह सिंह के दरबार में शिकायत लेके भेजा, तो फतेह सिंह ने क्या किया, एक राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था जिसका नाम था हामिद हुसैन। क्वेश्चन सीधा सीधा मतलब हो जाएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन में फतेह सिंह के द्वारा चुना गया, मतलब शिकायतों की जांच के लिए चुना गया राजस्व अधिकारी कौन था, तो दोस्तों कौन था, हामिद हुसैन था। यहाँ से इसको चुना गया, इसको भेजा गया। यहाँ पे जब जांच हुई तो जांच में सब सही पाया गया, फिर भी इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, आगे चलते हैं, मिटा देखना। प्रथम चरण चल रहा है दोस्तों, ये चरण हमारा चल रहा है प्रथम। देखो प्रथम चरण ही चल रहा है दोस्तों, याद रखना, प्रथम चरण, ठीक है, सन 1897 से 1915, ठीक है। वहां से जब राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को भेजा गया, जांच में सब मतलब जो बताया गया वो पाया गया, लेकिन इसका फिर भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। अब देखो इसके बाद क्या होता है, प्रथम चरण की बात चलिए दोस्तों। इसके बाद के अंदर जब वो नहीं घटित हुआ, मतलब इसका कोई परिणाम नहीं निकला, तो उसके बाद 1900, ये कितनी की बात है, 1897 की बात है, जब करों के संबंध में फतेह सिंह को कुछ भिजवाया गया, तो उसके बाद उसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो क्या हुआ दोस्तों, 1903 के अंदर, 1903 के अंदर करसन सिंह ने कर लगा दिया। कौन सा कर लगा दिया था, कर लगा दिया था चौरी कर। एक कर लगाया था चौरी कर, जिसके अंदर पुत्री के विवाह पर, पुत्री विवाह पर 5 रुपए देना पड़ता था। दोस्तों करसन सिंह द्वारा 1903 के अंदर एक कर लगाया गया था, कौन सा, चौरी कर, करसन सिंह द्वारा। तो दोस्तों क्वेश्चन सीधा सीधा मतलब होता है कि चौरी कर किसके द्वारा लगाया गया था, तो करसन सिंह के द्वारा लगाया गया था सन 1903 में। 5 रुपए कर देना पड़ता था पुत्री के विवाह। तो दोस्तों क्या हुआ कि किसानों के अंदर भारी विरोध मच गया। तो किसानों की गंभीरता को देखते हुए करसन सिंह ने बताया क्या किया, 1904 में कर को समाप्त कर दिया, कर चौरी समाप्त। 1904 में किसानों के विरोध को गंभीरता से होता हुआ देखकर करसन सिंह ने 1904 के अंदर चौरी कर को समाप्त कर दिया, और कुछ और जो लगाने थी, छूट थी, उनके अंदर भी कुछ रियायत दी गई। इसके बाद देखो दोस्तों 1906 के अंदर
1906 के अंदर एक राजा हुआ था पृथ्वी सिंह, इसने एक नया कर जोड़ दिया। पुराने समय में दोस्तों यही काम होता था, जब एक राजा होता था उसकी योजनाओं को समाप्त करके दूसरा राजा अपनी योजनाओं को लागू कर देता था। पृथ्वी सिंह ने 1906 में एक कर लगाया था तलवार बंदी, तलवार बंदी कर, ये कर तलवार बंदी कर लगाया। और जो 1904 में जो करसन सिंह द्वारा जो रियायत दी गई थी उनको भी इसने समाप्त कर दिया था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट करके आप बता देना। आगे चलते हैं। देखो हम 1906 तक पहुंच गए। अब 1914 में यहाँ का 1914 के अंदर पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई थी। 1906 के अंदर पृथ्वी सिंह राजा बना था और यहाँ पे पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के बाद साक्षी जाहिर उनका बेटा उत्तराधिकारी बनता है। तो यहाँ का शासक बना था केसरी सिंह। यहाँ का शासक बना था केसरी सिंह। और ये केसरी सिंह दोस्तों क्या था? ये अल्पायु था। क्या था? अल्पायु। इसकी उम्र अर्थात कम थी, राज करने योग्य नहीं थी, तो अल्पायु उम्र में केसरी सिंह ने एक प्रशासक नियुक्त किया था। क्या होता है? राज संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त किया था। प्रशासक का नाम दोस्तों था अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत, ये अमर सिंह राणावत नाम का प्रशासक नियुक्त किया गया था। पृथ्वी सिंह के बेटे केसरी सिंह अल्पायु होने के कारण प्रशासक नियुक्त किया था अमर सिंह राणावत को। क्वेश्चन बाकायदा सीधा पुट हो जाता है कि केसरी सिंह ने अपनी अल्पायु उम्र में किसको प्रशासन नियुक्त किया था? अमर सिंह राणावत को। यहाँ तक सभी को समझ में आई? आगे चलते हैं। जहां समझ में नहीं हो कमेंट कर देना। देखो इसके बाद हम बात करते हैं 1916 के अंदर क्या हुआ? विजय सिंह फतीक को आमंत्रण भेजा गया। किसके द्वारा? साधु सीताराम के द्वारा 1916 में आमंत्रण भेजा गया कि आप हमारे बिजोलिया किसान में मतलब उपस्थित होइए या भाग लीजिए। 1916 के अंदर किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। किसकी? किसान पंच बोर्ड। और ये पंच बोर्ड की जो स्थापना दोस्तों की थी, ये की थी साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास ने, ठीक है, सीताराम दास ने। अब चरण दोस्तों दूसरा स्टार्ट हो गया। द्वितीय चरण दोस्तों 1916 से चला था 22 तक, ठीक है। द्वितीय चरण हो गया किसान पंच बोर्ड की स्थापना द्वितीय चरण की 1916 में की गई, किसके नेतृत्व में की गई? साधु सीताराम दास के। देखो 1917 के अंदर विजय सिंह फतीक ने आंदोलन में भाग लिया। 1917 के अंदर विजय सिंह फतीक ने आंदोलन में भाग लिया। देखो दोस्तों विजय सिंह का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। क्या था? भूप सिंह। और ये कहाँ के रहने वाले थे? बुलंदशहर गुढ़ावाली। दोस्तों ये बुलंदशहर गुढ़ावाली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। 1917 में विजय सिंह ने एक पंच बोर्ड की स्थापना की जिसका नाम था ऊपरमाल पंच बोर्ड। 1916 के अंदर दोस्तों कंफ्यूज है, 1916 के अंदर किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी, 1917 के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। दोस्तों इसका सरपंच बनाया गया था श्री मन्ना पटेल को इसका सरपंच। दोस्तों क्वेश्चन बाकायदा पुट हो सकता है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच किससे नियुक्त किया गया, किसे बनाया गया? तो श्री मन्ना पटेल को। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। दूसरे चरण की बात हो रही है उसको मानिए, ठीक है। अब देखते हैं लोग आगे बात। आगे ये है कि 1917 के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। फिर देखो क्या हुआ, विजय सिंह फतीक ने इस आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए
विजय सिंह फतेह ने। इस आंदोलन को गति देने हेतु, आंदोलन को गति देने के लिए, आंदोलन को गति देने के लिए, गति देने हेतु प्रताप नाम एक समाचार होता था दोस्तों, प्रताप समाचार होता, समाचार पत्र में छपवा। दोस्तों देखो बात ये करते हैं, विजय सिंह फतेह ने बिजोलिया किसान आंदोलन को गति प्रदान करने हेतु प्रताप समाचार पत्र उस समय प्रकाशित होता था। उस समय कानपुर से होता था दोस्तों, कहाँ से होता था? कानपुर से। और कानपुर में दोस्तों किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप नामक समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित किया जाता था। उसके अंदर इस आंदोलन की चर्चा करके पूरे भारत में दोबारा इसको फैलाया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। फिर होता क्या है 1919 के अंदर, 1919 के अंदर, ठीक है, 1919 के अंदर एक न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य, भट्टाचार्य। देखो दोस्तों न्यायमूर्ति था बिंदुलाल भट्टाचार्य। इन्होंने 1919 के अंदर अपने एक राजस्व अधिकारी को भेजा था जांच के लिए, कमीशन गठित किया जिसका नाम बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था। जांच में सब कुछ सही पाया गया, फिर भी मेवाड़ सरकार ने इसका कोई निर्णय नहीं लिया। देखो अब क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा हो जाएगा कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किससे संबंधित था, तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग से संबंधित था, वो बिजोलिया किसान आंदोलन से था। यहाँ तक सभी को समझ में आया? आगे चलते हैं। सन 1920, देखो चरण नंबर 2 चल रहा है दोस्तों। 1920 की बात करते हैं तो 1920 के अंदर विजय सिंह फतेह ने दोबारा फिर पता है क्या किया। 1920 के अंदर एक राजस्थान केसरी एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। कहाँ से? ये होता था वर्धा से। ये वर्धा दोस्तों वर्तमान में महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और 1922 के अंदर एक होता था नवीन राजस्थान, जिसका प्रकाशन होता था अजमेर से, नवीन और राजस्थान, और ये अजमेर से प्रकाशित होता था, अजमेर से प्रकाशित होता था दोस्तों। इन दोनों पत्रिकाओं में विजय सिंह फतेह ने, इनको दोनों में किसने कहा था? विजय सिंह फतेह ने। विजय सिंह फतेह ने इसमें चर्चा की और दोबारा से आंदोलन को प्रगति पे लाया। इन दोनों में चर्चा करके बिजोलिया किसान आंदोलन को वापस प्रगति पे लाया गया। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, आगे चलते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो 1922 के अंदर क्या होता है, एक तारीख होती है 11 जून 1922 को दोस्तों विजय सिंह फतेह तो थे ना, इनको टारगेट ब्यावर जेल के अंदर इनको बंदी बनाया गया था। ये राष्ट्रविहारी क्रांतिकारी दल के सदस्य थे। आगे बता देते हैं। 11 जून 1922 को क्या होता है दोस्तों, एक एजीजी था उस समय, कोई एजेंट था हॉलैंड का। उस समय ठिकाने प्लस किसानों के मध्य समझौता हो गया, समझौता हो गया, किसानों के मध्य समझौता हो गया। दोस्तों 11 जून 1922 को एक हॉलैंड नाम से था, उसके प्रयासों से ठिकाने प्लस किसानों के मध्य समझौता हो गया और ये एक बिजोलिया किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण विजय रही थी। बिजोलिया किसान आंदोलन का यह विजय बहुत ही महत्वपूर्ण विजय रही थी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, लेकिन होता यह है, क्या होता है, एक तारीख आपको मैं लिखा देता हूँ, नोट कर लेना, ठीक है। याद रखना कि किसानों और ठिकाने के मध्य बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वप्रथम समझौता कब हुआ था? 11 जून 1922।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, लेकिन होता यह है कि 10 सितंबर 1923 को क्या होता है, विजय सिंह फतीक को जेल हो जाती है। दोस्तों 10 सितंबर 1923 को 5 साल की जेल हो जाती है किसको, विजय सिंह फतीक को, क्योंकि ये भागा हुआ था और ये रासबिहारी क्रांतिकारी रासबिहारी बोस क्रांतिकारी दल का ये सदस्य था। ये दोस्तों रासबिहारी बोस के क्रांतिकारी दल के सदस्य था। इस कारण से इसको वापस 1923 को 10 सितंबर को 5 साल की वापस जेल हो जाती है। तो याद रखना 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह फतीक को दोबारा मतलब बंदी बना लिया गया और 5 साल की जेल कर दी गई। चरण नंबर 3। अब हम चरण तीसरे में चलते हैं। देखो तृतीय चरण, तीसरा चरण दोस्तों चला था 1923 से 1941। लास्ट चरण है जिसमें चरण का। देखो 1923 में विजय सिंह फतीक के जेल जाने के बाद जिम्मेदारी जो थी वो माणिक्यलाल वर्मा के हाथों में आ गई थी। माणिक्यलाल वर्मा, जिम्मेदारी माणिक्यलाल वर्मा ने संभाली। दोस्तों विजय सिंह फतीक के जेल जाने के बाद जिम्मेदारी जो थी आंदोलन की वो माणिक्यलाल वर्मा ने संभाली थी। एक मिनट, माणिक्यलाल वर्मा ने संभाली थी। देखो अब क्या होता है कि माणिक्यलाल वर्मा इस आंदोलन को संभालते होते हैं, ठीक है। अब देखो साथ में रामनारायण चौधरी भी है दोस्तों। अब देखो क्या होता है कि 1923 के बाद में क्या होता है, कुछ जब 1923 के अंदर ये हुआ था और इसके बाद क्या होता है कि जो जागीर किसान होते हैं ना, किसानों पे कुछ कर ज्यादा लगा दिए जाते हैं। कुछ कर ज्यादा लगाने के बाद दोस्तों क्या होता है, किसान अपनी जमीन को छोड़ देते हैं। किसान जमीन को छोड़ देते हैं, कर हमसे नहीं चूकता होगा उस जगह में अपनी जमीन को छोड़ देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, सन 1927 में 26 में कर लगाए गए थे, 26 में 36 कर लगे थे। उसके चलते किसानों ने अपनी क्या कर दी थी, जमीनें छोड़ दी थी और हमसे इतना कर चुकता नहीं होगा था। 1926 के अंदर 36 कर लगाने के बाद इन्होंने अपनी जमीन छोड़ दी थी। तो सन 1927 में क्या हुआ था, विजय सिंह फतीक के जेल से छूटे थे। देखो क्या होता है, विजय सिंह फतीक सन 1927 में जब जेल से छूटते हैं तो जेल से छूटने के बाद जब आंदोलन की जानकारी लेते हैं तो उनको पता चलता है कि किसानों ने 36 कर लेने के बढ़ाने के चक्कर में किसानों ने अपनी जमीन छोड़ दी। तो उस चक्कर में विजय सिंह को क्या हो जाता है, मतभेद होता है। किससे होता है, माणिक्यलाल वर्मा से। माणिक्यलाल वर्मा से इसका क्या होता है, मतभेद हो जाता है। जब माणिक्यलाल वर्मा से विजय सिंह का मतभेद होता है तो माणिक्यलाल के आग्रह पे जमनालाल बजाज को नेतृत्व दिया जाता है। तो माणिक्यलाल वर्मा को विजय सिंह से मतभेद होने के बाद माणिक्यलाल वर्मा ने जो नेतृत्वकर्ता का जो पद था वो किसे दिया था, जमनालाल बजाज को। और जमनालाल बजाज ने इसके संचालन की अनुमति किसे दी थी, हरिभाऊ उपाध्याय को इसके संचालन की अनुमति दी। अब देखो
1926 के अंदर 36 कर लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद किसान अपनी जमीन छोड़ देते हैं। 1927 में विजय सिंह प्रतीक जब जेल से छूटते हैं, उनको पता चलता है तो विजय सिंह और माणिक्यलाल वर्मा के आपस में मतभेद होते हैं, और मतभेद होने के बाद माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर जमनालाल बजाज ने पद संभाला, और जमनालाल बजाज ने उसके संचालन की जो काम था वो किसे दिया था, हरिबाबू उपाध्याय को दिया था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि 1941 में किसानों की समस्त मांगें मांग ली जाती है। किसानों की समस्त मांगें पूरी होने के बाद, किसानों की समस्त मांग पूरी हो जाती है, मांग पूरी कर दी जाती है, पूरी मान कर पूरी की जाती है, पूरी की जाती है, और बिजोलिया किसान आंदोलन संपन्न होता है, और बिजोलिया किसान आंदोलन पूर्ण होता है, और बिजोलिया किसान आंदोलन पूर्ण होता है। ये दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन था। सन 1942 के अंदर किसानों की समस्त मांगें मान ली जाती है और उनको पूरा किया जाता है। उसके बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा होता है और बिजोलिया किसान आंदोलन की जीत होती है। दोस्तों नोट ध्यान रखना, नोट, बिजोलिया ये आंदोलन देश का प्रथम आंदोलन है, प्रथम आंदोलन है जिसमें किसानों ने अहिंसात्मक तरीकों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। दोस्तों ये आंदोलन देश का प्रथम आंदोलन था जिसमें किसानों ने अहिंसात्मक तरीके से अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया था, संघर्ष किया था। यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन कंप्लीट हुआ, 3 चरणों में कंप्लीट हुआ था। सबसे लंबा चलने वाला था, 44 वर्षों तक चला था, 1897 से लेकर 1942 तक चला था। प्रथम चरण चला था 1897 से 1915, द्वितीय चरण चला था 1916 से 1922, तृतीय चरण 1923 से चला था दोस्तों 1941 और 1941 में आंदोलन पूर्ण हुआ। ये था बिजोलिया किसान आंदोलन। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलते हैं। अब देखो, अब हम आगे बात करते हैं अलवर। अलवर दोस्तों किसान आंदोलन हुआ था 1921 से 1925 की बात। अलवर किसान आंदोलन में आपको ज्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये खालसा पे लगाम वर्दी के कारण हुआ था। खालसा भूमि पर लगाम वर्दी की कारण, लगाम वर्दी की कारण ज्यादा याद नहीं रखना है। अलवर के अंदर और सुअर मारने पे प्रतिबंध के कारण, सुअर मारने पर प्रतिबंध, ठीक है। अलवर किसान आंदोलन की 2 ही बातें आपको याद रखनी है, खालसा भूमि पर लगाम वर्दी के कारण और सुअर मारने पर प्रतिबंध के कारण दोस्तों ये आंदोलन हुआ था। इसी के अंदर दोस्तों एक गांव पड़ता है, कौन सा? नीमूचाना। नीमूचाना दोस्तों ये क्या है? नीमूचाना गांव, ठीक है। जब नीमूचाना गांव की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक सभा हो रही थी। नीमूचाना गांव की अंदर सभा हो रही थी और वहां पे बात करें तो एक कैप्टन था, कमांडर छज्जू सिंह द्वारा गोलियां चलाई, द्वारा गोली का आदेश। दोस्तों कैप्टन नीमूचाना के अंदर कैप्टन छज्जू सिंह द्वारा अपने कमांडर को गोली चलाने और गांव जलाने का आदेश दिया गया, जिसके अंदर 144 गांव जलाए गए।
144 गांव जले, 50 व्यक्ति मारे गए, 160 पशु पक्षी मारे गए, पशु पक्षी मारे गए और 1600 आदमी घायल। ये दोस्तों क्या था, ये नीमूचना गांव था ये अलवर का। नीमूचना के अंदर छज्जू सिंह कैप्टन कमांडर द्वारा गोली चलाई गई, जिसके अंदर 144 गांव जले, 50 व्यक्ति मारे गए, 160 पशु पक्षियों की हत्या हुई और 1600 व्यक्ति घायल हुए। यहाँ तक किसी को नीमूचना में कोई समस्या? चलो ठीक है। नीमूचना को दोस्तों नीमूचना हत्याकांड, ये जो हत्याकांड हुआ था, गोली चलाई गई थी, नीमूचना हत्याकांड। ये हत्याकांड दोस्तों था, ये हत्याकांड हुआ था 25 मई 1925। ये दोस्तों हुआ था 25 मई 1925 को नीमूचना हत्याकांड हुआ था। इसको नीमूचना हत्याकांड की संज्ञा किसने दी थी? इसको संज्ञा दी थी दोस्तों रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी ने इस घटना को नीमूचना हत्याकांड कहा दोस्तों। और इसी को नीमूचना हत्याकांड को दोस्तों जलियांवाला बाग किसने कहा? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों इसने कहा था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था। और इसको क्या संज्ञा दी थी? दोहरी डायलसाई की संज्ञा दी गई थी, दोहरी डायलसाई की संज्ञा दी गई। ये दोस्तों अलवर किसान आंदोलन था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब देखते हैं आगे भरतपुर किसान आंदोलन। इससे आगे दोस्तों चलते हैं भरतपुर। भरतपुर की कुछ ही खास बातें, कोई ज्यादा बात खास नहीं है। भरतपुर के अंदर 1933 में हुआ था करवर्दी की कर, करवर्दी की कर, करवर्दी की कर। दोस्तों तो महत्वपूर्ण की बातें करें तो जितने सारे जो आंदोलन थे वो लगभग करों की वर्दी के कारण ही आंदोलन हुए थे। करवर्दी के कारण ये थे दोस्तों। बात ये करते हैं कि यहाँ पे एक लंबरदार था, लंबरदार भी इनके साथ थे, लंबरदार सहयोग में, लंबरदार इनके सहयोग में थे दोस्तों। क्या आती है बात, आती है 23 जनवरी 1931 को। 1931 को एक लंबरदार था भोज नामक लंबरदार। दोस्तों याद रखना, भरतपुर आंदोलन के अंदर पूछा जाएगा कि भरतपुर में किस लंबरदार के सहयोग से सचिवालय के सामने धरना दिया गया? तो भोज नामक लंबरदार प्लस किसानों ने सचिवालय के सामने धरना दिया गया। सचिवालय के सामने धरना दिया। यह भरतपुर था दोस्तों। सचिवालय के सामने इन्होंने धरना दिया था। अब देखो धरना दिया था किसके साथ दिया? 23 जनवरी 1931 को भोज नामक लंबरदार के नेतृत्व में धरना दिया गया। उसके बाद राज्य सरकार ने क्या किया? जो कर लगाए गए थे उनको 5 साल के लिए स्थगित कर दिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया था। ये हुआ था भरतपुर आंदोलन। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू आंदोलन दोस्तों, बेंगू उस समय क्या था? मेवाड़ राज्य में था। ये मेवाड़ के अंतर्गत आता था। ये मेवाड़ के अंतर्गत आता था और वर्तमान में दोस्तों चित्तौड़ में है। चित्तौड़ में बेंगू वर्तमान में चित्तौड़ के अंदर स्थित, चित्तौड़ के अंदर। देखो बात दोस्तों ये करते हैं महाशासक कौन था? उस समय शासक था दोस्तों, उस समय का शासक दोस्तों जो था वो शासक उसके समय था अनूप सिंह। उस समय शासक था।
देखो दोस्तों, बेगू किसान आंदोलन उस समय मेवाड़ राज्य अंतर्गत था और वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। उस समय आंदोलन के समय वहां का शासक कौन था? अनूप सिंह था। अब देखो दोस्तों, बेगू आंदोलन की बात करते हैं तो ये हुआ था 1921 से 25 के मध्य। क्या हुआ था दोस्तों? 1921 को मेलान नामक स्थान पर, मेलान नामक स्थान पर एक कुंड है दोस्तों, पर भेरू कुंड पर, भेरू कुंड पे दोस्तों किसान एकत्र होकर क्या हुआ? लगान नहीं देने का निर्णय किया था। लगान नहीं देने का निर्णय किया गया। लगान नहीं देने का निर्णय दोस्तों किया गया था। मेलान नामक स्थान पर भेरूकुंड के पास कुछ किसान एकत्रित हुए थे, वहां पे लगान नहीं देने का निर्णय किया गया। सन 1922 के अंदर मंडावरी नामक स्थान पर गोलियां चलाई गई, जिसके अंदर रूपाजी और करपाजी शहीद हुए। रूपाजी प्लस करपाजी, ये धाकड़ दोनों क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। इसमें रूपाजी और करपाजी हो गए थे क्या? शहीद हो गए थे दोस्तों। इसके बाद 1925 के अंदर 1900 आगे चलते हैं। अब आते हैं सन 1923 में। सन 1923 में गोविंदपुरा में एक अधिवेशन हो रहा था। गोविंदपुरा के अंदर फिर से गोलियां चलाई गई और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ? किसानों का जो संघर्ष था वो इतना कठिन था, तो वहां के अनूप सिंह ने क्या हुआ था? मांगे स्वीकार कर दी। अनूप सिंह द्वारा मांगे स्वीकार, मांग स्वीकार कर ली। अनूप सिंह द्वारा मांगे स्वीकार कर ली गई, लेकिन मेवाड़ सरकार ने उसको क्या नाम दिया था? मांग स्वीकार करने को नाम, समझौते को नाम दिया था बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता का इकरार देते हुए दोस्तों मेवाड़ सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों इसकी वजह से हुआ क्या कि 1923 के अंदर विजय सिंह फतीक को जेल में दे दिया गया, तो आंदोलन की थोड़ी गति धीमी हो गई थी। बोल्शेविक समझौता किससे संबंधित है? तो दोस्तों बेगू आंदोलन से संबंधित है। अब देखो, इस बोल्शेविक समझौता के तहत जब इनकार कर दिया गया तो दोस्तों अनूप सिंह को क्या कर दिया गया? उठा दिया गया। और अनूप सिंह को उठाकर एक दूसरा यहाँ पे मुंशी नियुक्त किया गया था, जिसका नाम था मुंशी अमृतलाल। दोस्तों मुंशी अमृतलाल को अनूप सिंह को उठाकर जब किसानों की मांगे 1923 में मान ली थी, तो मेवाड़ सरकार ने इनको बोल्शेविक समझौते का इकरार देते हुए इनकार करके उसके स्थान पर मुंशी अमृतलाल को नियुक्त किया था। दोस्तों क्वेश्चन सीधा पीटअप हो जाएगा कि अनूप सिंह के स्थान पर किसको नियुक्त किया गया था? तो मुंशी अमृतलाल मुंशी को नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ये थे दोस्तों हमारे आंदोलन। बाकी आंदोलन हम आगे पढ़ेंगे, या तब किसी को कोई समस्या हो कमेंट करके बोल देना। धन्यवाद दोस्तों।